तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है, कल हमने 2022 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम जो है पार्ट 2 यानी कि 2022 का जो पेपर है उसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 21वां है, कल मैंने 20 तक करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है पेट्रोल इंजन को जाना जाता है, क्या जाना जाता है भाई? स्टीम इंजन, स्पार्क इग्निशन या एसआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन यानी सीआई इंजन, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपके पास चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको मुझे बताना है कि इन चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट से बताएंगे भाई कि कौन सा सही लग रहा है। तो देखो, जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है ना, पेट्रोल इंजन को हम लोग स्पार्क इग्निशन यानी कि एसआई इंजन भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके विपरीत, जैसे हम स्टीम इंजन है, तो स्टीम इंजन आप जानते हैं कि जो भाप के द्वारा चलता था, भाप के द्वारा जो इंजन चलाया जाता था उसको हम लोग स्टीम इंजन बोलते थे। और जो पेट्रोल के द्वारा चलता है उसको हम स्पार्क इग्निशन यानी कि ऐसा इंजन बोलते हैं। और याद रखना है कि जो कंप्रेशन होता है, सीआई इंजन होता है, ये डीजल के द्वारा चलाया जाता है। तो याद रखना है, एस आई फॉर पेट्रोल, सी आई फॉर डीजल, और स्टीम तो आप जानते हैं कि भाप के द्वारा जो इंजन चलता है उसको हम लोग स्टीम इंजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, स्पार्क इग्निशन यानी कि एस आई इंजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 22 में कि यह जो चिन्ह है, अगर आप देखो रास्ते में चलते हैं और आपको इस प्रकार का चिन्ह दिख जाए तो ये चिन्ह किसका सूचक है? ये देखिए, आपको पता होना चाहिए चिन्हों के बारे में। हमने आपको क्लास में बताया है कि चिन्हों की इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में, तो चिन्हों का आपका पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्रवेश वर्जित, दूसरा है आपका चौराहा, तीसरा ऑप्शन है आपका आपदा क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है आपका मार्ग अवरुद्ध। तो देखिए, एक लाल ट्रायंगल के अंदर, लाल त्रिभुज के अंदर ब्लैक क्रॉस लगा है। क्रॉस, ये चार रास्ते शो कर रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब इसका आंसर होता है चौराहा। ठीक है ना, चौराहा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां अशुद्ध जल के उपयोग से होती है? टाइफाइड, हैजा या पेचिश या पीलिया या सबकी सब। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, टाइफाइड, हैजा, पेचिश या पीलिया या सबके सब। ठीक है ना, तो देखो, टाइफाइड हो गया आपका, हैजा पेचिस हो गया, पीलिया हो गया, ये सब जो है पानी, अशुद्ध पानी, जो गंदा पानी है, गंदे पानी के प्रयोग से होती है। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या कर रहा है? राजभवन नैनीताल की स्थापना की गई थी। देखो, ये उत्तराखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है राजभवन नैनीताल की स्थापना की गई थी 1950 में, 1897 में, 1911 में या 1920 में। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। राजभवन नैनीताल की स्थापना कब की गई? तो याद रखना आपने, नैनीताल, राजभवन नैनीताल, जिसको गवर्नर हाउस भी कहा जाता है, इसकी जो आधारशिला 27 अप्रैल, इसकी जो आधारशिला है 27 अप्रैल 1897, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है ना, चले अब कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि यह इमारत जो है किस शैली पर बनाई गई, यह इमारत किस शैली पर बनाई गई है? तो उसकी शैली का नाम है गॉथिक शैली। ठीक है ना, गॉथिक शैली पर इसकी इमारत का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम
अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल के संस्थापक कौन थे? श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजलि सेन टिहरी गढ़वाल के अंजलि सेन टिहरी गढ़वाल में इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी महेशानंद, स्वामी रामकृष्ण, स्वामी श्रद्धानंद या स्वामी मनमथ? तो चार ऑप्शन बताएंगे, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है नहीं, इसके जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ममथन। ठीक है ना, ममथन इसके सही ऑप्शन है। ठीक है, तो याद रखना है इसका, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा भुवनेश्वरी जो महिला आश्रम अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वामी ममथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट जॉली ग्रांट की स्थापना किसने की है? श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, डॉक्टर विजय धस्माना ने, स्वामी राम स्वामी जी ने या स्वामी राम ने? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो देखो स्वामी राम जी ने इसकी स्थापना 1989 को की थी। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। स्वामी राम जो है क्या थे? एक प्रसिद्ध योगी दार्शनिक थे। क्या थे? एक योगी थे और एक दार्शनिक भी रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी राम। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहा चांदपुर गढ़ी नामक स्थान निम्न में से किसके सबसे निकट है? गैरसैंण, चमोली, चंपावत या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? आपने सुना होगा ना, गढ़वाली नरेशों की जो राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, तो ये किसके नजदीक है? गैरसैंण, चमोली, चंपावत या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो जवाब दे सकते हैं आप लोग, आपका ऑप्शन ए, बी, सी या डी है। तो इसका देखो सही जवाब है गैरसैंण के बहुत नजदीक है। ठीक है ना, गढ़वाल नरेशों की प्रारंभिक राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। यह ऐतिहासिक स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और गैरसैंण के सबसे नजदीक पड़ता है। ठीक है ना, गैरसैंण के सबसे नजदीक पड़ता है। आपने सुना होगा पंवार, जो आजकल पंवार है, परमार वंश की सत्ता का मुख्य केंद्र रहा है ये चांदपुर, है ना। आपने नेगी जी गाना सुना होगा गढ़वाली, उसमें चांदपुर गढ़ी के नरेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, बोला गया, उन्होंने जो एक गाना गाया है उस गाने में सारे गढ़ के, उत्तराखंड के सारे गढ़ों के, गढ़वाल के जितने भी गढ़ है सब गढ़ों के नाम, उनके राजाओं के नाम और कौन कौन वहां पे वीर हुए उन सबके नामों को उसमें बोला है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है गैरसैंण के नजदीक है। चमोली जिले में गैरसैंण है और गैरसैंण के नजदीक जो है चांदपुरी गढ़ नामक स्थान है। क्वेश्चन 28 में चलते हैं। पंवार वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। पंवार वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। श्रीवंश, चंदवंश या राजवंश या कनक वंश? श्रीवंश, चंदवंश, राजवंश या कनक वंश? तो देखिए, श्रीवंश मैंने आपको बताया भी, देखो परमार जो है बेसिकली पंवार को परमार बोलते थे, लेकिन इसको एक अन्य नाम श्रीवंश से भी जाना जाता है। इसके राजा जो है कनकपाल थे। कौन थे? कनकपाल ने, राजा ने इसकी स्थापना की थी और इसकी जो राजधानी थी वो चांदपुर थी। कहां थी? चांदपुर गढ़ी थी। अभी आपको एक देखो, अब आपको एक जगह से दो क्वेश्चन मिल गए ना, चांदपुर गढ़ी और कहां स्थित है? गैरसैंण, चमोली में गैरसैंण में स्थित है। श्रीवंश कनकपाल राजा द्वारा बनाया गया एक वंश था, इनका नाम था। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 28 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत खतरनाक स्थिति में वाहन को खड़ा करना दंडनीय अपराध है। किस धारा के अंतर्गत है? धारा 112, ठीक है, धारा 122, धारा 132 या धारा 125 के तहत? तो देखो, अगर आप लोग खतरनाक स्थिति में वाहन को खड़ा करते हैं तो धारा 122 के अंतर्गत, ठीक है, आप
ये दंडनीय अपराध है। धारा 112 क्या है? ये स्पीड से रिलेटिव है, यानी गति सीमा से संबंधित है। धारा 132 जो है एक्सीडेंट, ठीक है ना, एक्सीडेंट और अपराध से रिलेटिव है। और जो धारा 125 है वो है ड्राइवर के कार्य में बाधा डालने पर। अगर ड्राइवर के कार्य में आपने बाधा डाली है तो आपको धारा 125 आपको लग सकती है, ठीक है ना। तो चार ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी, धारा बी, जो धारा 122 है, इसके तहत अगर आप खतरनाक स्थिति में मोटर वाहन खड़ा करते हैं तो आपको दंड मिल सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ा जाता है। कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ा जाता है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कैप रोलर बैरिंग के द्वारा, पिस्टन पिन द्वारा, रॉड कैप के द्वारा, कैप बोल्ट के द्वारा। तो चार में से भैया कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, जो पिस्टन पिन होती है ना, इससे हम लोग कनेक्टिंग वायर को पिस्टन से जोड़ते हैं, ठीक है ना। पिस्टन पिन को गजन पिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजन पिन भी बोलते हैं, या इसको रिस्ट पिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्ट पिन से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये क्या करती है, जो इसमें कनेक्टिंग रॉड में एक स्मॉल छेद होता है वहां पे और पिस्टन के बीच में इसको हम लोग जोड़ के उसको बंद कर देते हैं, जिससे जो है क्या हो, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पिस्टन पिन के द्वारा हम लोग कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। तंबाकू की लत होती है कैफीन के कारण, हिस्टामिन के कारण, कोकीन के कारण या निकोटीन के कारण। क्या बोल रहा है? तंबाकू, जैसे हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन में पढ़ते हैं ना तंबाकू, तो क्या कह रहा है? तंबाकू की लत होती है कैफीन के कारण, ठीक है, हिस्टामिन के कारण, कोकीन के कारण या निकोटीन के कारण। तो आप जानते हैं तंबाकू जो होता है वो निकोटीन बिल्कुल सही जवाब है। जैसे हम बात करें कैफीन की, तो कैफीन आपका चाय हो गया, जैसे आपका कॉफी हो गया, चाय कॉफी में कैफीन होता है। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन शरीर की में एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान निकलता है। यहाँ पे ये जो एलर्जी होती है शरीर में ना, एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान हमारे शरीर से निकलता है, दौरान शरीर से ये निकलता है। तो ये तो कोई हो नहीं सकता है, ठीक है, निकलता है। कोकीन तो आप जानते हैं, कोकीन ड्रग्स हो गया, एक ड्रग्स प्रकार का ड्रग्स हो गया है ना। कोकीन के बारे में आप लोगों को पता ही है। कैफीन चाय कॉफी, हिस्टा ये तो एलर्जी के कारण होता है, कोकीन ड्रग्स हो गया। निकोटीन जो है तंबाकू की लत, अगर आप तंबाकू किसी को लत लगी है तो उसका मेन कारण है निकोटीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। आइए 32 पे चलते हैं। किसी वाहन में टैकोमीटर मापता है। किसी वाहन में टैकोमीटर नापता है गति, त्वरण, दूरी या इंजन के आरपीएम को। गति, त्वरण, दूरी या इंजन के आरपीएम को। देखो, ना तो गति नापता है भाई, ना त्वरण नापता है, ना दूरी नापता है। इंजन के आरपीएम को नापने के कारण इंद्रजीत ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। जो इंजन का जो आरपीएम होता है ना, उसको नापता है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं इंजन के आरपीएम की। आरपीएम क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी प्रति मिनट कितने चक्कर लगे, यानी चक्कर प्रति मिनट, इसको हम बोलते हैं चक्कर प्रति मिनट, या प्रति मिनट में हमने कितने चक्कर लगाए। तो ये आपका आरपीएम होता है। क्या होता है? आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जो टैकोमीटर होता है ना भाई, टैकोमीटर ना रेवोल्यूशन पर मिनट को दर्शाता है। स्पीडोमीटर वाहन की गति को, आपने देखा होगा स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी में लगा होता है, जो स्पीडोमीटर होता है ये गति को करता है। और जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। तो गाड़ी में स्पीड के लगा होता है, दूरी के लगा होता है, और आरपीएम इंजन में, तो ये तो आरपीएम होता है, तो इंजन में लगा होता है। त्वरण के लिए हमारे पास गाड़ी में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती, ठीक है ना। हम आपने देखो गाड़ी में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक फ्यूल का होता है, स्पीड,
और डिस्टेंस के लिए आपने देखा होगा कि ओडोमीटर लगा होता है कि कितना किलोमीटर चलेगा। तीन ही चीज होती है गाड़ी में लगी हुई, अगर आपको ध्यान होगा तो गाड़ी में 3 ही मीटर लगे होते हैं। एक स्पीडोमीटर जिसमें गाड़ी की स्पीड बताता है, एक आपका दूरी के लिए कि कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और एक पेट्रोल डीजल यानी कि ईंधन के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं लगा होता है। तो त्वरण के लिए कुछ नहीं होता है, गति के लिए होता है, दूरी के लिए होता है, और आरपीएम तो इंजन में लगा होता है। तो आरपीएम आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर का नाम पुराना ग्रास्टीन गंज है? रुद्रपुर, हल्द्वानी, टनकपुर या काशीपुर? क्या बोल रहे हैं? उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम ग्रास्टीन गंज है? तो देखिए, ग्रास्टीन गंज जो है टनकपुर, जो हमारा कुमाऊं में है, ठीक है ना, हल्द्वानी के पास है, टनकपुर उसका नाम है। और टनकपुर है हल्द्वानी के पास, यह स्थान चंपावत जिले, और इसका नाम ग्रास्टीगंज का पुराना नाम क्या था? अब सॉरी, पुराना नाम टनकपुर का ग्रास्टीगंज था, अब जो है इसका नाम टनकपुर है। ठीक है ना, टनकपुर है, सॉरी टनकपुर है, इसका नाम टनकपुर है। ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, मैंने ना इसको ना काशीपुर समझा। टनकपुर जो है ना, टनकपुर चंपावत जिले में, सॉरी फॉर दैट, चंपावत जिले में है टनकपुर। ठीक है, और इसका नाम ग्रास्टीनगंज क्यों रखा गया? तो जो एक अंग्रेज थे लोकल वहां पे, मिस्टर ग्रास्टीन, ग्रास्टीन थे, उनके नाम पर रखा गया, जो उस समय के वहां के स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए थे। और यह शारदा नदी के किनारे बसा हुआ, कहां बसा हुआ? शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है, शारदा नदी के किनारे ये बसा हुआ। कभी कभी जीके में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा टनकपुर है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो टनकपुर जो है शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर भी, जिसका नाम आपने सुना, पूर्णागिरी। तो पूर्णागिरी मंदिर भी यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है। तो ऑप्शन सी आपका टनकपुर सही जवाब है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ट्यूब वाले टायर की अपेक्षा बिना ट्यूब यानी ट्यूबलेस टायर का क्या प्रभाव है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपने बताना है कि ट्यूब वाले टायर की अपेक्षा बिना ट्यूब यानी ट्यूबलेस टायर, आजकल तो ट्यूबलेस टायर चल रहे हैं ना, क्यों अति आवश्यक है? बेहतर इंजन क्षमता, फ्लैट चलने की संभावना, कम संभावना, वायु का धीमा रिसाव, या उपयुक्त सभी? तो देखो, ट्यूबलेस टायर सही जवाब है, उपयुक्त सही जवाब है। ठीक है ना, अब इंजन क्षमता भैया, ट्यूबलेस टायर ना हल्के होते हैं, और जब टायर हल्का होगा तो गाड़ी का ईंधन बचेगा। फ्लैट चलने की संभावना कम, देखो अगर टायर सपोज पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया तो टायर फ्लैट नहीं चलता है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ दूरी तक जाने के लिए ना अचानक से हवा नहीं छोड़ते। जैसे पंचर हो गया ना, जैसे ट्यूब वाले टायर होता है, अगर हवा पंचर हुई तो टायर वहां पे बैठ जाता था, लेकिन ट्यूबलेस टायर अचानक से हवा नहीं छोड़ता, आराम आराम से हवा छोड़ता है, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस कम हो जाते हैं और फ्लैट चलने की संभावना कम रहती है। वायु का धीमा रिसाव, यानी कि पंचर होने पर हवा ना आराम आराम से निकलती है, ताकि जो है आप लोग आराम से 2 4 5 10 किलोमीटर तक अगर आप चल रहे हैं तो आसानी से जो है, जहां पे सर्विस होती है, जहां पे टायर पंचर हो, तो वहां पे इजिली पंचर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे? देवेंद्र झाझरिया, भाविना पटेल, अल अवनी लखेड़ा, मरियप्पन थागनावेलु। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देवेंद्र झाझरिया बिल्कुल सही जवाब है। देवेंद्र झाझरिया को ये पुरस्कार 2022 में दिया गया है। और किस लिए दिया गया? भाला फेंक में, याद रखना, इन्होंने भाला फेंक में पैरा पैरा ओलंपिक खेलों में 2004 में एथेंस में, आपको पता है कि ओलंपिक 2004 में एथेंस में, और 2016 में
रियो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और जो 2020 टोक्यो में हुआ, यहां पे इन्होंने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है ना, तो इनको जो है ना ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 100 ml रक्त में अल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर बालक को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जाता है। अब देखो, अगर 100 ml रक्त में अल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए जिससे जो है किसी बालक को दंडित किया जाएगा 185 के अधीन, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 30 मिलीग्राम से अधिक, 30 ml से अधिक अगर आपके ब्लड में अल्कोहल पाया जाता है तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? 30 mg प्रति 100 ml, 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त के हिसाब से अगर आप लोग मतलब कोई भी सेवन करता है तो इसको ड्रंक एंड ड्राइव का केस माना जाएगा, और उस पर क्या होगा, 6 महीने की जेल हो सकती है पहली बार में, या जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1983, 1982, 1981 या 1980? भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा 1982 में, 1982 में चमोली जिले में, क्योंकि फूलों की घाटी क्या है, चमोली जिले में है, वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है ना, तो याद रखना है। और 2005 में ना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था। 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1982 भाई आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेक फ्लूइड द्रव का क्या काम होता है? ब्रेक फ्लूइड द्रव का क्या काम होता है? शक्ति व बल हस्तांतरण, स्नेहन, शीतलन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, इसका जो सही उत्तर है ना, क्या लग रहा है भाई, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है शक्ति व बल हस्तांतरण। ठीक है ना, ब्रेक फ्लूइड क्या करता है? ऑप्शन सही है, ब्रेक फ्लूइड का एक हाइड्रोलिक तरल पदार्थ है जिसका मुख्य कार्य ब्रेक पैडल पर लगाए गए फोर्स को दो पहियों के भी ब्रेक मैकेनिज्म को हस्तांतरित करना है। आप जानते हैं कि जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक फ्लूइड होता है ना, द्रव पड़ा होता है, वो क्या करता है, हम लोग जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो वो मैकेनिज्म क्या करता है कि दोनों पहियों पे बराबर आपको ब्रेक लगाएगा, दोनों ओर बराबर इक्वल लगाएगा। ये नहीं कि एक तरफ ज्यादा लग गया एक तरफ कम लग गया। ठीक है ना, पास्कल के नियम के अनुसार, दाब का नियम पास्कल का नियम होता है, उसके अनुसार ये लगता है। तो इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो स्नेहल है, शीतलन है, ठीक है ना, ये लुब्रिकेंट्स है, ये लुब्रिकेंट्स है और क्यूलेंट्स हैं, कूलिंग के जो लुब्रिकेंट्स और जो कूलिंग होती है ना, कूलिंग मटेरियल, वो है। तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए 39 पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ई गाड़ी और ई रिक्शे से क्या तात्पर्य है? बताइएगा फटाफट से कि ई रिक्शा और ई गाड़ी से क्या तात्पर्य है। पहला है गाड़ी या रिक्शा जो डीजल से चलाया जाए। दूसरा है माल व यात्रियों के वाहन हेतु तीन पहियों का धारण करने वाला 4000 वॉट से अनधिक शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी चालित सशक्त यान। देखो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। गाड़ी या ये रिक्शा नहीं, ये रिक्शा है, ठीक है ना, रिक्शा जो पेट्रोल से चलाए जाते हैं, गाड़ी या रिक्शा जो शारीरिक शक्ति से चला जाता है। तो कौन सा सही लग रहा है भैया आपको? ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है ना, क्योंकि
जब ई गाड़ी ई रिक्शे की बात आएगी तो बैटरी का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना बैटरी, पेट्रोल की तो हम बात कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हम शारीरिक बात कर रहे हैं भैया, इंसान अब पहले जमाने में इंसान अपने हाथ से रिक्शा खींचता था, है ना, गाड़ी पे धक्के दे देते, बट वो नहीं है। और गाड़ी और डीजल, डीजल की तो हम बात कर ही नहीं। जब हम बात कर रहे हैं ई की, तो ई मीन्स बैटरी। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बैटरी वाला, वो बिल्कुल सही उत्तर है। आइए 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। वाहन के टायरों का नामकरण 145 बटा 7812 में आर का क्या मतलब है, ठीक है ना। आर का क्या है? रेडियल टायर का प्रकार, टायर के व्यास से, टायर की त्रिज्या से, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये ना एक चीज मैं आपको बताऊं, ये 70 आर है, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक रखा क्वेश्चन में, 70 आर है, ठीक है ना, 70 आर है साइज। इसमें देखो 100 जो 45 है, 145 जो टायर की चौड़ाई एमएम में है, ठीक है। 70 जो है वो ऊंचाई और चौड़ाई का प्रतिशत है, ऊंचाई व चौड़ाई का प्रतिशत है। और आर जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये वाहनों में सबसे आम है, रेडिकल टायर को दर्शाता है। और जो 12 है ना, ये क्या है, ये आपका रिम, जो गाड़ी का रिम होता है, या जो व्हील होता है ना, या जो व्हील व्हील बोलते जो पहिया होता है, उसका व्यास है, किसमें, इंच में। तो 145 टायर की चौड़ाई, ये टायर की चौड़ाई है, ठीक है। ये ऊंचाई व चौड़ाई है। ये आर आपका रेडिकल हो गया। तो आपसे पूछ रहा है आर क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेडियल टायर का प्रकार। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। स्वर्णिम घंटा का क्या क्या है? आईसीयू का 1 घंटा, अस्पताल का 1 घंटा, अभिघात क्षति के पश्चात 1 घंटे तक रहने वाली कालावधि जिसके दौरान मृत्यु हो को निवारित करने की अधिकतम संभावना, गाड़ी चलाने का प्रथम घंटा। तो 4 ऑप्शन में से भैया कौन सही लग रहा है? ऑप्शन सी लग रहा है ना सही, सी है स्वर्णिम घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आईसीयू को तो बात करेंगे, अस्पताल की तो हम बात करेंगे, गाड़ी चलाने का प्रथम घंटा हो नहीं सकता, यही ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। मध्यकाल उत्तराखंड में सिर तान किस व्यवस्था से संबंधित था? भू व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, या सैन्य व्यवस्था? तो फटाफट बताएंगे आप लोग कि आपको कौन सा सही लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका सही जवाब है भू व्यवस्था। भू व्यवस्था, मध्यकालीन उत्तराखंड में जो सिरतान नाम की जो व्यवस्था थी, सैन्य नहीं, भू व्यवस्था है, लैंड सिस्टम, ठीक है, लैंड सिस्टम से संबंधित थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आइए 43 पे चलते हैं। गोमती सरयू नदियों के संगम पर उत्तराखंड का कौन सा मंदिर स्थित है? बैजनाथ, गणनाथ, जागेश्वर, या बागनाथ? तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जो गोमती और सरयू नदियों के संगम पर उत्तराखंड का स्थित है उसको हम बोलते हैं बागनाथ। यह बागेश्वर जिले में स्थित है। कहां जिले है? ये बागेश्वर जिले में स्थित है। और बागनाथ मंदिर भी वही है, ठीक है ना। यह बागनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है और कुमाऊं का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो ऑप्शन आपका डी, बागनाथ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आइए 44 पे चलते हैं। विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के दौरान गढ़वाल राइफल्स के नायक थे, कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, माधो सिंह भंडारी, दरबान सिंह नेगी, या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली? तो भैया 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तराखंड से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे कौन सही है। इसका सही जवाब है, बताएगा कोई मुझे, इसका सही जवाब है दरबान सिंह नेगी। क्या जवाब है?
दरबान सिंह नेगी, सही जवाब है दरबान सिंह नेगी। मेजर सोमनाथ शर्मा जो क्या थे, मेजर सोमनाथ शर्मा तो भैया परमवीर चक्र विजेता था, और भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये पेशावर कांड के थे, ठीक है ना, पेशावर कांड के थे, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, दरबान सिंह नेगी, ये बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। हारुल उत्तराखंड की किस जनजाति का नृत्य है? हारुल उत्तराखंड की किस जनजाति का नृत्य है? बुक्सा, थारू, राजी या जौनसारी? तो चार में से भैया कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? फटाफट बताओ मुझे, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? हारुल जौनसारी से स्थित है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं? जौनसारी बिल्कुल सही जवाब है। हारुल उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति का एक मुख्य पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें यह जो नृत्य है ना, बेसिकली जो पांडवों का जो जीवन है, पांडवों के जीवन को दर्शाता है, ठीक है। यह जो नृत्य है पांडवों के जीवन में निर्धारित है। इसमें एक वाद्य बजाते हैं, इसको हम बोलते हैं रामतुला। क्या बोलते हैं? रामतुला वाद्य बजाते हैं ये, और बजाना अनिवार्य भी है। ये रामतुला वाद्य बजाते हैं, ये वाद्य है, इसको ये बजाते हैं, ठीक है ना। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, जौनसारी। आइए क्वेश्चन 46 पे चलते हैं। नीचे दिए गए अज्ञापक संकेत का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन दिए। सड़क पर वृत्ताकार चलना, जेब्रा क्रॉसिंग, यहां गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है, या आगे वृत्ताकार चौराहा है। तो अब बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? हाँ, यहां पर गाड़ी रोकना या खड़ी करना सख्त मना है, ठीक है ना, बस ये रखना है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व संबंधित है पशुपालन से, लोक नृत्य से, पौधारोपण से, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, हरेला तो हम लोग बरसात के समय मनाते हैं, तो पौधारोपण इसका सही जवाब है, ठीक है ना। प्रकृति को हरा भरा करना है तो हमको पौधारोपण करना पड़ेगा, यानी कि पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, तो पौधारोपण हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए 48 पे चलते हैं। परिवहन चालन वाहन चालन के लिए लाइसेंस की वैधता क्या है? 3, 5, 10 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फटाफट बताएंगे। जो आपका परिवहन लाइसेंस होता है, इसकी वैधता कितनी है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष सही जवाब है, ठीक है। 5 साल इसकी वैधता है, और अगर हम लोग यदि वाहन खतरनाक रसायनों या सामग्री के परिवहन के लिए है तो इसकी वैधता 3 साल के लिए, ठीक है। तो अभी हम परिवहन की बात कर रहे हैं, तो परिवहन में 5 वर्ष इसका आंसर, ठीक है। आइए 49 पे चलते हैं। जो कोई सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है तो निम्न जुर्माने से दंडित किया जाता है। 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, या इनमें से कोई भी नहीं। बिना सुरक्षा बेल्ट पहने वाहन चलाते, यानी कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो क्या आपको पड़ सकता है? 1,000 रुपए का जुर्माना है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो आपको जो 2019 में संशोधन हुआ है ना, उसमें 1,000 रुपीज का जुर्माना लगा दिया गया, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1828 में, 1816 में, 1821 में, या 1825 में? तो अल्मोड़ा जेल की जो स्थापना की गई थी वो 1816 में की गई थी। यह उत्तराखंड की, याद रखना, सबसे पुरानी जेल है, सबसे पुरानी जेल है। और अब मैं आपको बताऊं यहां पे कौन कौन थे। तो देखो, आपने पंडित नेहरू जी का नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफर खान, गोविंद बल्लभ पंत जैसे धुरंधर भी ना यहाँ इस जेल में रहे हैं। तो 1816 आपका सही जवाब है, ठीक है ना। तो भाई
ये जो हमारा पार्ट 2 था इतना ही है, यहाँ पे इतना ही खत्म होता है। जो आपका 2022 का जो पेपर था, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको बता दिया। पार्ट 1 लास्ट क्लास में था और पार्ट 2 हमारा इस क्लास में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम क्लास करेंगे, उसमें हम लोग और डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ, और पेपर डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल दूसरी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।